नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। जिस तरह से राहुल गांधी का चरित्र हनन, राहुल गांधी को गाली गलौज, उन्हें मार डालने, काट डालने, जीभ काटने की धमकी दी जा रही है, उससे जनता में 80 करोड़ मतदाताओं में राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है दिनों दिन। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी का चरित्र हनन और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, बल्कि राहुल गांधी का पद और लोकप्रियता बढ़ गई। लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जीत करके नेता विपक्ष का पद हासिल कर लिए। नेता विपक्ष प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आता है किसी संवैधानिक पद पर। तो नेता विपक्ष तक पहुंचाने का काम इंडिया गठबंधन ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। कांग्रेस तो कई सालों से 2014 से ही प्रयास कर रही है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना सकी। इंडिया गठबंधन भी 2 साल से कोशिश कर रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन नहीं बना सका। अगर विपक्ष के नेता के पद तक किसी ने पहुंचाया है तो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को। हम यह बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों भी राहुल गांधी की खूब बदनामी करने की कोशिश की गई। काट डालने, मार डालने, जीभ काटने, हत्या करने, जमीन के नीचे दफन करने, जो जीभ काट करके लाएगा उसे 11 लाख रुपए इनाम। राहुल गांधी को मारने की सुपारी तक दी गई। लेकिन जनता के बीच जब जाइए और मिलिए तो पूछिए कि राहुल गांधी का कद इस हेट स्पीच से, इस भयंकर भाषण से, क्या राहुल गांधी का कद घटा है कि बढ़ा है? जनता का सीधा कहना है कि राहुल गांधी को जितनी गालियां, जितनी जान से मारने की चेतावनी और जितना उन्हें आतंकवादी बोला जाएगा, उतना ही ज़्यादा कद उनका बढ़ता जाएगा। तो आज का सवाल है, क्या विपक्ष का नेता राहुल गांधी को घर में बैठ जाना चाहिए, 10 जनपद में सिमट करके बैठ जाना चाहिए, उन्हें चुनाव प्रचार या सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी जान का खतरा है? जी हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी डर करके बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही बता दिया था, नारा दिया था कि डरो मत, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। नरेंद्र मोदी, शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो नफरत देश में फैला रखा है, जो घृणा का माहौल बना रखा है, इसके खिलाफ खड़े होइए, डरिए मत। तो राहुल गांधी जब खुद डरो मत की बात कह सकते हैं इस देश की जनता के लिए, तो वह कैसे डरेंगे और कैसे 10 जनपद में मां के आंचल में सिमट करके बैठे रहेंगे? संभव नहीं है। राहुल गांधी आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं से भी बड़े नेता,
जी हाँ, मोदी और शाह से भी बड़े नेता उभर करके सामने आए हैं। इधर कई सर्वे हुए हैं सर्वे एजेंसियों के द्वारा, और वह एजेंसियां सरकार के छाये में पल रही हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो सर्वे किया और बताया, चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव के दौरान CSDS लोकनीति उत्तर प्रदेश में सर्वे की तो पता चला कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उन्हें प्रधानमंत्री मानने वाले उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ 32% हैं। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में मानने वाले, प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले 36% हैं। 4% ज़्यादा हैं मोदी की अपेक्षा। और अभी 2 दिन पहले हरियाणा में लोकनीति ने, CSDS लोकनीति ने सर्वे किया, तो यहाँ पर भी उभर करके आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के लोग 32% हैं जो कि देखना चाहते हैं आगे भी प्रधानमंत्री। लेकिन राहुल गांधी को 34% लोग हरियाणा के चाहते हैं कि ये भावी प्रधानमंत्री बने। मध्यावधि चुनाव हो या उसके पहले नीतीश नायडू नाराज हो करके सरकार गिराएं तो नीतीश नायडू समर्थन करें और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और शाह जो अपने को इस देश का राजा और शहंशाह मानते थे, अब उनकी लोकप्रियता घट गई है। उन्हें देश शहंशाह, राजा और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 24 तक लोकप्रियता के शिखर पर रहे और उनके चेहरे पर चुनाव जीता जाता था, जो मुद्दा उठाते थे वही पारस बन जाता था। माना जाता है कि पारस पत्थर में अगर किसी धातु को टच कर दीजिए, छुआ दीजिए तो वह सोना बन जाता है। तो वही पारस पत्थर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस चीज को छू लें वही सोना बन जाता था। जो बात बोल दें वही जीत का सबब बन जाती थी। उनके नारे, उनके जुमले इतना लोकप्रिय हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बच्चा भी जानने लगा देश का। लेकिन कुछ ही समय पहले, और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का क्षरण ज़्यादा समय पूर्व से नहीं, राम मंदिर बन करके तैयार होने और सियासी इवेंट करने, प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन करने और ऐसा माहौल बना देने की अब विपक्ष इस देश में बचेगा ही नहीं, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है और विपक्ष चुनाव में बुरी तरह से हार जाएगा, ऐसा माहौल लग रहा था। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत राममय हो गया था। लेकिन एकाएक चमत्कार हुआ और उसी समय से लगता है कि राम जी इंडिया गठबंधन के साथ हो लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 80-20 का खेला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संविधान को बदलने की नीयत का खुलासा हो गया और उसके बाद पासा पलट गया। और जैसा कि लगता था कि विपक्ष का सफाया हो जाएगा, विपक्ष का पुनर्जन्म हुआ और कांग्रेस पार्टी अकेले 100 सीटें प्राप्त करके आ गई। बाकी गठबंधन को मिला करके 235 सीटें हो गई और नरेंद्र मोदी की 240 सीटें। अगर नरेंद्र मोदी के साथ उनका गठबंधन नहीं होता, नीतीश नायडू नहीं होते, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं राहुल गांधी होते। लेकिन जो परिस्थितियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह उत्पन्न कर रहे हैं, जो परिस्थितियां आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठन हिंदुओं के जो समस्याएं, जो हेट स्पीच, जो भयंकर भाषण, जिस तरह से राहुल की ट्रोल हो रही है, उससे पासा पलट गया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी में प्रधानमंत्री पद का चेहरा देख रहा है देश।
खास करके ओबीसी एससी एसटी के मतदाता 98 करोड़ में 90% मतदाता ओबीसी एससी एसटी के हैं और इनकी नज़र अब पड़ गई है राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान बचाने का काम किया है, राहुल गांधी ने आरक्षण बचाने का काम किया है, राहुल गांधी ने ओबीसी को उनका हक अधिकार उनकी जनगणना के लिए वचन दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं कराएंगे तो इसी संसद भवन में खड़े होकर के इसी सीट से हम ओबीसी की गणना कराएंगे और उनका हक अधिकार सुनिश्चित करेंगे और दबे कुचले पीड़ित गुलाम ओबीसी की निम्नतर स्तर की जातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएंगे। यह संदेश ओबीसी जातियों में अच्छी तरह से पहुंच गया है, निचले स्तर तक पहुंच गया है और अब ओबीसी की तमाम जातियों ने ठान लिया है कि राहुल गांधी को जिताना है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। ये ओबीसी जातियां, दलित जातियां पहले नरेंद्र मोदी को भर भर के वोट दिया करती थी। 2019 में ओबीसी अकेले 44% ओबीसी ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, लेकिन 2024 में पासा पलट गया और लगभग 22% वोट इंडिया गठबंधन को गया इनका, और वही 22% जो कि 44% बनता था नरेंद्र मोदी को मिला। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, राहुल गांधी को आतंकवादी देशद्रोही ठहरा रही है, राहुल गांधी के लिए सुपारी दे रही है, राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख इनाम देने का घोषणा कर रही है, इस हेट स्पीच से ओबीसी एससी एसटी ही नहीं बल्कि उच्च जातियां, सवर्ण जातियां भी नाराज हो गई हैं। सनातन धर्म में हेट स्पीच, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी धर्म में हेट स्पीच, चरित्र हनन और हिंसा के लिए स्थान नहीं है। हर धर्मों में निहित है कि अच्छे कर्म, सत्कर्म और सत्यता और ईमानदारी, अहिंसा और शांति, करुणा के आधार पर है राजनीति को चलना चाहिए, समाज नीति को भी चलना चाहिए, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति, सब कुछ इसी पर आधारित होना चाहिए। ऐसा धर्म के प्रवर्तकों ने हमें समझाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इतना अहंकार हो गया, इतना तानाशाही रवैया बढ़ गया कि वह विपक्ष को खत्म करने की सुपारी दे दिए, और विपक्ष को खत्म करने की सुपारी किसी और को नहीं, सरकारी एजेंसियों को, ईडी, सीबीआई, आईटी, सीआईए, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जिनको कि खुली छूट दे दिया इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार के नाम पर। राहुल गांधी को भी भ्रष्टाचार के कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया और राहुल गांधी से भी 55 घंटे तक पूछताछ ईडी ने किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी ने उसी समय चेता दिया था कि तुम लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी की गुलामी कर रहे हो और उनके कहने पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, सत्ता में आ जाएंगे तो देख लेंगे। ईडी ने उनके सामने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आदेश का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच दे करके मार डालने, काट डालने, जीभ काटने, हत्या कर देने, जमीन में दफन कर देने की बातें कह करके जनता के बीच खलनायक बना दिया जाएगा राहुल गांधी को, और सारा का सारा वोट जो कांग्रेस को मिलता था, इंडिया गठबंधन को मिलता था, वह खलनायक राहुल गांधी को नहीं मिलेगा। लेकिन वह बड़ी भूल कर रहे हैं इस देश की जनता की मानसिकता को समझने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह जिस ठसक के साथ 10 सालों तक राज किए, उसका भी काला चिट्ठा ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं तक पहुंच चुका है और इनकी जो नीयत थी संविधान बदलने, मनुस्मृति लागू करने, हिंदू राष्ट्र बनाने के,
वह नीयत भी पिछले चुनाव में खुल करके सामने आ गई और अब इन्हें ओबीसी SC ST वोट देने वाला नहीं है। आप देखिएगा जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाला क्या हो रहा है, 2 राज्य में तो हो रहा है, जम्मू कश्मीर में 1 चरण का चुनाव संपन्न भी हो गया। इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कितनी बुरी तरह से हार होगी देखिएगा। जितना हेट स्पीच दे रहे हैं, राहुल गांधी की लानत मलानत कर रहे हैं, राहुल गांधी को नीचा दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को आतंकवादी ठहरा रहे हैं, राहुल गांधी को काट डालने, मार डालने, जीभ खींच लेने, जमीन में दफना देने की बातें करवा रहे हैं। इसका नतीजा इन्हीं चुनाव में ही आ जाएगा और राहुल गांधी इन चुनाव में हीरो बनकर के उभरेंगे और सारे राज्यों में जीत लेंगे और सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। परिणाम सामने आ जाएगा नवंबर तक और नवंबर में नरेंद्र मोदी और शाह की क्या हश्र होने वाला है। इंडिया गठबंधन इसके लिए कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन नीतीश नायडू से कोई संपर्क नहीं कर रहा, बल्कि नीतीश और नायडू इंडिया गठबंधन से संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवंबर तक तैयार रहिए सरकार बनाने के लिए, पूरी मानसिकता बना लीजिए। ऐसी बातें छन छन करके बाहर आ रही हैं, पटना से भी और आंध्र प्रदेश से भी, कि नीतीश और नायडू इंडिया गठबंधन को समर्थन देने जा रहे हैं नवंबर में और नरेंद्र मोदी की बैसाखी सरकार को गिरा रहे हैं। तो हम समझते हैं अगर ऐसा होता है तो 2029 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्यावधि चुनाव का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 1-2 साल में मध्यावधि चुनाव होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बल्कि नवंबर 2024 में ही यह फैसला होने वाला है। आर पार की लड़ाई नीतीश नायडू लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अपनी बात मनवाने के लिए और उनकी मांगे ठुकराई जा रही हैं अरसे से। इसलिए नीतीश और नायडू के मन में जो संदेह पैदा हो गया है, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, शाह और आरएसएस के प्रति जो घृणा जन्म ले रही है, जिस तरह से राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी को काट डालने, मार डालने की नसीहत दी जा रही है, इस देश के अपराधियों को माहौल बनाया जा रहा है कि अपराधियों को संबोधित कीजिए, उन्हें सुपारी दीजिए विचारों की, हेट स्पीच की, और वही उनकी हत्या कर दें। इस बात को नीतीश भी समझ रहे हैं, नायडू भी समझ रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि जिस सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं उसी सरकार के मंत्री अगर राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं, राहुल गांधी को जीभ काटने की बात कह रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम सिर्फ नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को ही नहीं मिलेगा, इसका प्रतिफल नीतीश और नायडू को भी मिलेगा और उनकी भी लोकप्रियता कम होगी, उनका भी जनाधार कम होगा नरेंद्र मोदी की पार्टी की वजह से। इसीलिए नीतीश और नायडू सहमे हुए हैं और अभी ऊंची जुबान में बात नहीं कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से संकेत दे रहे हैं कि नवंबर में अगर चारों राज्य भारतीय जनता पार्टी हारती है तो आरएसएस हावी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अपना बनाएगा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कमान अपने हाथों में ले करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से सजाने संवारने का काम करेगा। और आरएसएस ने ऐसा पहले किया भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को गर्त में डुबो दिया है, रसातल में डुबो दिया है, अब उसे उबारने का काम आरएसएस करेगा, मोहन भागवत करेगा। तो राहुल गांधी के खिलाफ जो माहौल बनाया गया था उससे उन्हें फायदा हो गया है। वह नेता विपक्ष बन चुके हैं, बड़े संवैधानिक पद पर जा चुके हैं, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी है और उसके लिए इंडिया गठबंधन कोई प्रयास नहीं कर रहा।
कांग्रेस पार्टी भी प्रयास नहीं कर रही है। हम कहते हैं दावे के साथ उसके साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, और जिस तरह से हेट स्पीच और बयान दे और दिलवा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो वह राहुल गांधी बदनाम नहीं हो रहे हैं, बल्कि सुप्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रख्यात हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आंकड़ों के तहत नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट गई है और राहुल गांधी की बढ़ गई है। तो अब समय ही बताएगा, नवंबर बहुत दिन नहीं रह गया है, सितंबर चल रहा है, 2 महीने बाद नवंबर भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे। लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो सियासत के जानकार, विश्लेषक और पत्रकार संकेत दे रहे हैं, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और वह जिस तरह से विपक्ष के नेता तक पहुंचाई है वही जिम्मेदार होगी प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी। तो भारतीय जनता पार्टी संभल जाए, अगर नहीं संभलेगी तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी का कद जितना बढ़ गया है, उसके बूते पर भी वह अपनी सरकार बना सकते हैं और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा खुल करके सामने आया कि वह 400 पार 60 सीटें लाने पर संविधान खत्म कर देगा, मनुस्मृति लागू करेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और उसी की वजह से ओबीसी, एससी, एसटी के कान खड़े हो गए हैं और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए, संविधान की जगह मनुस्मृति लाने से बचाने के लिए जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता उठ खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जाना ही पड़ेगा। तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।